डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया भर के पर्यावरण वैज्ञानिकों के समक्ष इस समय एक बड़ी चुनौती है। वह चुनौती है धरती की कोख में कार्बन का भंडार कम होने की, यानी मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम जमा हो रही है। सामान्यतः यह किसी को जानकर अटपटा लग सकता है, लेकिन सच यही है कि हमारी धरती वायुमंडल में कार्बन की मात्रा अत्यधिक होने के कारण जलवायु असंतुलन पैदा होने अथवा बढ़ने से बचाने के लिए अपनी कोख में जहरीले कार्बन जमा कर लेती है। ऐसा इसलिए कि जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से मनुष्यों और जीव जंतुओं का बचाव हो सके। गौरतलब है कि मिट्टी में जमा होने वाले कार्बन की मात्रा वायुमंडल द्वारा सोखे जाने वाले कार्बन की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक होती है। कार्बन सोखने के मामले में वायुमंडल की अपेक्षा धरती की क्षमता 3 गुना अधिक होती है। इस प्रकार देखा जाए तो मिट्टी द्वारा कार्बन सोखे जाने की यह प्रक्रिया जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खास बात यह भी है कि कार्बन अधिक से अधिक संग्रहित करने में मिट्टी अकेले ही भूमिका नहीं निभाती, बल्कि इसमें अनेक सूक्ष्म जीवों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो मिट्टी में घुल मिलकर रहते हैं। इसलिए हम सभी लोग धरती और सूक्ष्म जीवों के ऋणी हैं। हमें इनका आभार मानना चाहिए, क्योंकि ये रात दिन परिश्रम कर वायुमंडल में कार्बन कम करने का कार्य करते हैं, ताकि हमारे फेफड़ों की सेहत अच्छी बनी रहे। भारतीय संस्कृति में तो सदा से ही सभी जीवों और तत्वों के प्रति कृतज्ञ बने रहने और उनके साथ सम्मान, सहयोग, सहभागिता और सहायता के माध्यम से आगे बढ़ने की बात कही जाती रही है। हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जियो और जीने दो का तात्पर्य ही यही है कि हम एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आपसी तालमेल के साथ जीवन यापन करें। उदाहरण के लिए, मिट्टी के बिना उसमें घुल मिल कर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। वहीं मिट्टी और सूक्ष्म जीवों के बिना मनुष्य आदि प्राणियों के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। पृथ्वी पर प्रायः सभी प्राणियों के लिए सुखमय जीवन जीने की अभिलाषा का मुख्य आधार ही परस्पर सभी जीवों और तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार करना तथा उनके साथ पारस्परिकता के साथ जीना है। यही हमारे संस्कार हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में उल्लेखित जीवो जीवस्य जीवनम इसी बात का प्रमाण है। इसे ही आधुनिक समाज में सहजीवन एवं
सह अस्तित्व के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः पारस्परिक निर्भरता वाले जीवों को एक दूसरे के साथ होने के लाभ मिलता है। शैवाल और कवक पारस्परिक सह अस्तित्व के अच्छे उदाहरण हैं। सहजीवन अन्य संस्कृतियों एवं विकसित समाज के लिए भले ही एक नया शब्द और सिद्धांत प्रतीत होता हो, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति का प्रधान तत्व ही यही है, जो अनेक अवसरों पर विविध रूपों में पल्लवित पुष्पित होता रहा है। सहजीवन का परिपोषक जियो और जीने दो केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। मनुष्य की जिजीविका से जुड़ा भारतीय मनीषा का यह कल्याणकारी दर्शन अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में समाहित है। जिन संस्कृतियों एवं समाजों की इस दर्शन में आस्था नहीं, वे अक्सर युद्धरत रहते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध, सूडान और म्यांमार में गृह युद्ध, चीन ताइवान का संघर्ष, हैती में गिरोहों का आतंक, फिलिस्तीन इजराइल और हमास युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध तथा अमेरिका इजराइल का ईरान से युद्ध इसके उदाहरण है। अब तक इन युद्धों और संघर्षों में बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं और घायल हुए जो बचे भी हैं, उनका जीवन शायद अब पहले की तरह कभी नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार धरती की कोख में कार्बन का भंडार कम होने का प्रमुख कारण भी यही है कि मनुष्य ने जियो और जीने दो वाले प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन को नकार दिया। कल्पना की जा सकती है कि यदि हम मिट्टी और इसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रति संवेदनशील होते और अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग न कर मिट्टी एवं सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए होते, तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।